Bismillahirrahmanirrahim. My final year project name is Online Responsive E-commerce Platform for Kitchenware. Group member introduction. My name is Hassan Nawaz. My visual LMS ID is BC2102333333. Group ID is S230444244. Supervisor name is Muhammad Saeed Amjad. Introduction of the project. जो मेरा ये प्रोजेक्ट है ये बेसिकली ऑनलाइन ई कामर्स प्लेटफॉर्म किचन वेयर प्रोजेक्ट है, जिसमें लोग घर बैठे किचन वेयर्स का जो सामान होता है, जो एसेसरीज़ होती हैं, वो मंगवा सकते हैं। और जो है वो उनके लिए जिस भी जो फीचर्स ऐड किए गए हैं वो सर्च का फ़ीचर है, कैटेगरीज़ का फ़ीचर्स है। ये कैटेगरी वाइज भी जो है वो सर्च कर सकते हैं, जिसमें कैटेगरीज़ में आगे फिर प्राइस हैं और प्राइस वाइज भी कर सकते हैं। दैन वो जो उनकी जो ज़रूरत की इशिया होती हैं वो सारी जो है किचन वेयर्स का जो पूरा सामान है वो इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। लोग घर बैठे ऑर्डर्स करेंगे और जो पेमेंट्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं। दैन रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स के भी एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसमें जो है वो कस्टमर रिव्यूज़ एंड रेटिंग भी दे सकता है। और दैन जो है वो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होंगी उनको वो चूज़ करके उनके लिए आसान होगा कि वो घर बैठे ऑर्डर कर सकें। और इसमें जो है बेसिकली आप ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं और जो है वो अपनी जो है वो प्रोडक्ट के ट्रैक करने के बाद आप रिव्यूज़ एंड रेटिंग भी दे सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट में जो मॉडल डायग्राम यूज़ की है वो है वीयू प्रोसेस मॉडल डायग्राम, जो कि वाटरफॉल एंड स्पाइरल मॉडल डायग्राम का कम्बिनेशन है। यूज़ केस डायग्राम, ये मेरे प्रोजेक्ट की यूज़ केस डायग्राम है, जिसमें 3 एक्टर्स हैं, जिसमें एक विजिटर है, यूज़र है और एडमिन है। तो ये मेरे जो यूज़ केस डायग्राम है ये सिस्टम बाउंड्री होती है यूज़ केस डायग्राम की, और जो एक्टर्स होते हैं वो सिस्टम बाउंड्री के बाहर होते हैं, और जो यूज़ केसेस होते हैं जो कि ओवल मेरे शेप्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं वो यूज़ केसेस हैं। बिजनेस रूल कैटलॉग, ये मेरे प्रोजेक्ट के जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैंने फुलफिल किए हैं, जिसमें ईमेल नोटिफिकेशन, एडमिन पैनल्स, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, शॉपिंग कार्ट और प्लेसिंग ऑर्डर, confirmation email or transaction, search facilities, confirmation of received orders, reviews and rating, and complaints and feedback. आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम जो मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है वो है 3 लेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम, जिसमें जो पहली लेयर है इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, सेकंड लेयर को हम बिजनेस लॉजिक लेयर कहते हैं, थर्ड लेयर को हम डेटा एक्सेस लेयर कहते हैं। जो पहली लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर है, इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट पर बूटस्ट्रैप यूज़ की है, और बिजनेस लॉजिक लेयर में PHP यूज़ की है, और डेटा एक्सेस लेयर में माई SQL डेटाबेस यूज़ की। टीम स्ट्रक्चर, बेसिकली जो मैंने ये प्रोजेक्ट है सर मोहम्मद सईद अमजद की सुपरविजन में बनाया है, जिसमें मेरा ग्रुप मेंबर जो है उसकी आईडी मेंशन है, एंड माई आईडी दिस। डेवलपर टेस्टर हम खुद दोनों थे, दोनों ने मिलकर बनाया, तो इसलिए जो है डेवलपर और टेस्टर हम दोनों ही हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये मेरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल है। इस शेड्यूल के मुताबिक जो है ना मैंने सारे टास्क कंप्लीट किए हैं, जिसमें पहला जो है वो SRS थी, और देन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फिर प्रोटोटाइप फेस है, और जो फोर्थ है वो है फाइनल डिलीवरेबल। सीक्वेंस डायग्राम जो होती है बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फंक्शंस की, जो हमारे फंक्शंस हैं वो कैसे आपस में फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। तो सीक्वेंस डायग्राम में जो जो रेक्टेंगुलर शेप्स हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो ये इस तरह जो है वो बेसिकली इस सीक्वेंस डायग्राम में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। दैन इस तरह हर ऑब्जेक्ट की जो है वो लाइफ लाइन होती है, और ये एक्टिवेशन बार इसको कहते हैं। और जो फंक्शन जो एरो फॉरवर्ड मूव होता है इसको हम फंक्शन कॉल कहते हैं या रिक्वेस्ट टाइम भी कहते हैं, और जो एरो बैकवर्ड मूव हो रहा है इसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। दैन ये रजिस्ट्रेशन पेज की सीक्वेंस डायग्राम है, सर्च फंक्शन की सीक्वेंस डायग्राम है, दैन ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने की सीक्वेंस डायग्राम है, कॉन्टैक्ट अस की सीक्वेंस डायग्राम, और दैन जो है पासवर्ड रिकवर करने की सीक्वेंस डायग्राम। क्लास लॉजिकल मॉडल एंड क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम जो है बेसिकली क्लासेस को रिप्रेजेंट करती है,
जिसमें जो क्लासेस होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। उसमें जो मेरी जो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 7 क्लासेस थी, और इनके साथ क्लासेस का आपस में भी रिलेशनशिप भी है। अगर रिलेशनशिप जो है सिंपल रिलेशनशिप हो तो वो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एम्प्टी डायमंड शेप हो तो जो है वो एग्रीगेशन का रिलेशनशिप होता है। और अगर जो है वो फिल डायमंड शेप हो तो वो बेसिकली कंपोजिशन का रिलेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह क्लास के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। क्लास का नेम होता है, क्लास के एट्रीब्यूट होते हैं, और क्लास के फंक्शंस होते हैं। क्लास के फंक्शन अगर प्लस का साइन होगा तो पब्लिक होंगे, अगर माइनस का साइन होगा तो फिर प्राइवेट होंगे, अगर हैश का साइन होगा तो फिर वो प्रोटेक्टेड होंगे। इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो इंटिटीज़ होती हैं बेसिकली वो रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट की जाती हैं, और जो ओवल शेप में होती हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जो डायमंड शेप जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। डेटाबेस डायग्राम में जो बेसिकली जो हमारे डेटाबेस के टेबल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, प्राइमरी की टू फॉरेन की। जैसे यहाँ पे मेरे इसमें बेसिकली 7 टेबल थे डेटाबेस के अंदर, जिसमें एडमन का टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल है, शॉपिंग कार्ट का टेबल है, यूज़र का टेबल है, फिर उसके बाद रिव्यूज़ एंड रेटिंग का टेबल है, ऑर्डर का टेबल है, और पेमेंट का टेबल है। यूज़र इंटरफेसेस, ये होम पेज का इंटरफेस है, ये मेरी एप्लीकेशन का जो एडमन का लॉगिन का इंटरफेस है, और ये साइनअप का इंटरफेस है। दैन यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का इंटरफेस है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, मतलब जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। दैन जो टूल्स मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं वो MS ऑफिस है, सबलाइम टेक्स्ट है, SQL योग है, XAMPP है, और जो लैंग्वेज यूज़ की हैं वो PHP, जावास्क्रिप्ट, HTML और बूटस्ट्रैप और CSS है। थैंक यू सर एनी क्वेश्चन? जब आप थैंक यू कर देंगे तो उसके बाद फिर वो आपसे क्वेश्चन कौन कौन से पूछेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो फिर बोलेंगे भाई आप इस तरह करें, आप आएँ जी क्लास डायग्राम के ऊपर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे अच्छा ये बताएं कि ये जो फंक्शंस में ये लगा हुआ है ये क्या चीज़, किस चीज़ को शो कर रहा है। आपने कहा सर ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है, जिसमें 1 to many, ठीक है, ये जो है ना ये कोऑर्डिनेट्स लगी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये हो तो आप इसका मतलब बनता है कि मैनी टू मैनी, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो 1 to many है, तो ये बेसिकली उसकी जो है वो कोऑर्डिनेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। वो फिर उसके बाद वो ये क्वेश्चन करेंगे, आएंगे, बोले सीक्वेंस डायग्राम पे आ जाएं, ठीक है। आपने जैसे बोला है कि जो जो रिस्पॉन्स होता है वो कितनी टाइप का होता है, आपने कहना सर 2 टाइप का होता है। बेसिकली 2 टाइप का रिस्पॉन्स होता है, एक होता है सिंक्रोनियस और एक होता है एसिंक्रोनियस, ठीक है। जो अगर वो पूछेंगे, ठीक है, इन दोनों में से पूछेंगे सिंक्रोनियस क्या होता है या फिर एसिंक्रोनियस क्या होता है। तो जो सिंक्रोनियस होता है बेसिकली वो मतलब कि कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। वो जो एसिंक्रोनियस होता है वो कंटिन्यूसली मतलब नहीं काम करता, मतलब बीच में से बेशक अगर आपने एक फंक्शन कॉल किया है ना, ठीक है, हो सकता है कि वो फंक्शन कंप्लीट ना हो और जो दूसरा फंक्शन जो है वो पहले कंप्लीट हो जाए। लाइक मैं इसकी एग्जांपल ये दे देता हूँ कि जैसे अब मैंने वो उस वीडियो में बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं अगेन वही एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप ये मत समझें कि ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये समझेंगे कि व्हाट्सएप पे आप किसी को टेक्स्ट करते हो, ठीक है, और सॉरी आपने पहले किसी को वीडियो भेजी, वीडियो बड़ी है, अक्सर को वीडियो आपने पहले भेजी हुई है, आपने प्रोसेसिंग पहले स्टार्ट कर दी है बट वो नहीं जा रही, और आप टेक्स्ट भेज देते हो पहले चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एसिंक्रोनस की एग्जांपल आप ये समझ लें। लेकिन जो प्रिंटर होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर आपने एक कमांड दी है ना, ठीक है, 10 पेजेस की प्रिंट के ऊपर, ठीक है, तो उसी दौरान जो है ना अभी आपके 2 पेज प्रिंट हुए और आपने एक और कमांड दे दी किसी और चीज़ की, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके वो 2 पेज के बाद आपकी जो कमांड पहले वाली है, जो दूसरी कमांड है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए, वो नहीं होगी। जब तक आपके 10 पेज पूरे प्रिंट नहीं होंगे देन आपकी दूसरी जो कमांड होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो वो सिंक्रोनियस की एग्जांपल आप दे सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली चलता है, ठीक है। जब तक जो है पहला प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है वो दूसरा प्रोसेस है वेट में रहता है। लेकिन इस सिंक्रोनियस में क्या होता है कि आप वो जो अगर एक प्रोसेस वर्किंग कर रहा है, ठीक है,
तो हो सकता है कि दूसरा प्रोसेस भी साथ एग्जीक्यूट हो जाए, शायद वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, जो पहले वाला है वो बाद में हो, वो ये पॉसिबल है एसिंक्रोनस के अंदर। और फिर ये पूछ सकते हैं ये क्या चीज़ है, आपने कहना सर ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है, ये इसकी लाइफ लाइन है, ये एक्टिवेशन बार होती है, ये फंक्शन होता है। जब भी ये इस तरह कहकर लगो ना, ठीक है, इसका मतलब है ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। फिर वो ये कह सकते हैं जी अच्छा ऊपर आए जी, ये इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करते, टीम स्ट्रक्चर भी ऐसी है। अच्छा जी, ये पूछ सकते हैं कि आपने जो ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम यूज़ की है, इसमें बिजनेस लॉजिक लेयर जो है उसमें क्या यूज़ किया था, आपने कहा सर PHP। और जो डेटाबेस यूज़ की है वो कौन सी है, आपने SQL नहीं कहना, ठीक है, आपने कहना है माई SQL जो होती है वो C# में यूज़ होती है। देन वो पूछ सकते हैं जी, आए ज़रा इसके ऊपर यूज़ केस डायग्राम पे बताएं जी, एक्सटेंड क्या है, इंक्लूड क्या है। आपने जो फंक्शन यूज़ किया वो एक्सटेंड और इंक्लूड ये क्या है। तो आपने कहा सर जो इंक्लूड होता है बेसिकली वो नेसेसरी होता है, दैट्स मीन के मॉडेटरी होता है, ये आपने लाजमी करना है। लाइक आप ऑर्डर ट्रैक करते हो तो आप सॉरी यहाँ पे ऑर्डर ट्रैकिंग करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ऑर्डर का पता होना चाहिए ना, ऑर्डर हिस्ट्री आपकी सारी सामने आएगी, ठीक है। तो आप ऑर्डर आई जैसे आप चेकआउट पे हो, मैं आपको सी एग्जांपल देता हूँ चेकआउट की, ठीक है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हो, ठीक है, जब आप ऑर्डर दोगे, ठीक है, ऑर्डर देने के बाद जब आप कभी भी आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप विदाउट शिपिंग डिटेल्स या फिर जो शिपिंग डिटेल दिए बगैर आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका हो, या फिर आपने ये बताया ही ना हो कि आपने पेमेंट जो है वो कौन कैसे देनी है, पेमेंट मेथड कौन सा चूज़ करना है, ठीक है। ये दो जो है वो नेसेसरी होते हैं चेकआउट करने के लिए। विदाउट अगर आपने एड्रेस नहीं दिया तो उसने किधर डिलीवर करना है उसको कैसे पता चलेगा। आप ऑर्डर आपने कर दिया, आपने एड्रेस भी नहीं दिया, आपने पेमेंट मेथड नहीं बताया, उसने कहना है कि भाई मुझे क्या पता इसने कैसे कहाँ पे मंगवाई है चीज़, ठीक है, वो कहाँ भेजेगा, ठीक है। इसलिए जो है वो शिपिंग डिटेल और पेमेंट मेथड बताना ज़रूरी होता है, ये इंक्लूड में आता है। इंक्लूड का साइन हमेशा उसी यूज़ केस की तरफ होता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अब ये दोनों चीज़ें उस साइड पे जा रही हैं, लेकिन जो एक्सटेंड होता है वो हमेशा बाहर रहता है। अब जैसे ये देखें ये बाहर आ रहा है, ये छोटी सी मिस्टेक है, फिल्टर ऊपर लग गया, ये ऐसा नहीं है, हमेशा बाहर ऐसे रहेगा, ठीक है। एक्सटेंड में क्या है, जैसे आप प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आप सर्च करो, आप फिल्टर लगा के भी देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आप कैटेगरीज के थ्रू बाय प्राइस, ठीक है, फिल्टर लगाओ, बाय प्राइस करवा दो, बाय कैटेगरी करवा दो। आपको एनिमल्स की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, वो एनिमल कैटेगरी में जाओगे वहाँ पे एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी, फिर सब कैटेगरी में जाओगे तो उसमें और मज़ीद आ जाएंगी, ठीक है। तो सर्च नाम लिख के भी आप कर सकते हो, ये दोनों एक्सटेंड में आएंगे। उसके बाद जी ये दोनों चीज़ें ऐसे होती हैं, एक्सटेंड और इंक्लूड का ये मतलब होता है कि ये ऑप्शनल है और यूज़ करना है तो करो वरना ना भी करो, कोई मसला नहीं है। ये छोटे मोटे से करके क्वेश्चन करेंगे आपसे और आपने उसका आंसर कर देना है। बाकी वो ये कह सकते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पे आए, आप ये बताएं कि इसमें जो ये जो प्राइमरी की कौन सी है, या फिर वो ये कह सकते हैं कि अंडरलाइन लगा हुआ ये क्या है। आपने कहा सर ये प्राइमरी एट्रीब्यूट है, नेसेसरी है, इसके बगैर जो आपकी एंटिटी कंप्लीट ही नहीं होती। अब ये बात याद रखें कि जिस हर एंटिटी का एक एट्रीब्यूट प्राइमरी जो की होती है वो लाजमी होती है, बाकी बेशक हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर अगर मतलब ना भी हो तो पॉसिबल है कि वो ना हो, लेकिन एक ज़रूर होगा जो कि प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो इस तरह जो प्राइमरी की होती है वो उसके नीचे अंडरलाइन जो है वो लाजमी मेंशन होता है। तो ये हमारा प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। ये भी मैंने प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल के साथ, उसमें मैंने सारे एट्रीब्यूट बताए हुए हैं। अब वो ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सा एट्रीब्यूट है, आपने कहना सर ये मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट है, जिसमें जो रोल है, ठीक है, वो यूज़र के हो सकता है कस्टमर हो, ठीक है, या फिर कोई और हो। उसके बाद ये क्या है जी, ये ड्राइव एट्रीब्यूट है, ठीक है, जैसे आपकी जो एज होती है वो ड्राइव होती है, लाइक आपने डेट ऑफ बर्थ दी, आपने रजिस्टर किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी, ठीक है। अब कंप्यूटर में आपकी डेट ऑफ बर्थ सेव होगी तो जो आपकी एज होगी वो आज की डेट से, डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो आज की डेट से जब माइनस होगी तो ऑटोमेटिक आपकी एज बन जाएगी, तो वो आप उनको पता चल जाएगा कि आपकी एज इतनी हो चुकी है, वो डिटेक्ट कर लेंगे आपकी एज, ठीक है। या फिर
अक्सर बात आपको मैसेज वगैरह भी आते रहते होंगे बैंक की तरफ से कि आज आपकी बर्थडे है, तो वो कैसे आती है, या फिर वो ये आता होगा कि आपकी कितनी एज हो चुकी है, ठीक है। तो एज के हिसाब से भी मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, या फिर अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपकी एज वो उनकी लिखी होती है कि इतनी एज होनी चाहिए। जब आप वहाँ पे एज देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी एज डिटेक्ट हो जाती है और आपको कहते हैं कि आप विलिंग ही नहीं है, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है। तो वहीं से आपको ये ड्राइवर एट्रीब्यूट ये लगता है। बाकी क्वेश्चन बस यही है, यही थे जो आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इनकी थोड़ी सी मज़ीद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका वाइवा अच्छा हो जाएगा।